अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के माइलस्टोन के हवाले से। 150,000 यानी कि 150,000 का माइलस्टोन मार्केट ने अचीव किया है, सस्टेन किया है और क्लोजर पे मार्केट ने इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं पॉइंट्स लूज़ करके 149,000 के करीब में जो है वो लूज़ किया है। यानी कि मार्केट के नंबर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। एक नया माइलस्टोन आज के दिन में मार्केट ने अचीव किया है। ये बहुत खुशाइन बात है कि मार्केट ने ये हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर काफ़ी अरसे बाद एक कोशिशें भी चल रही थी और कहा भी ये जा रहा था, एनालिटिकल व्यूज़ भी मौजूद थे कि मार्केट 150K को टच करेगी। तो फाइनली आज मार्केट ने 150K इंट्राडे हाई में टच किया है और बहुत ज़बरदस्त एक तेज़ी देखी गई है। बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड बन गई है, इमर्जिंग मार्केट है। और साथ साथ इसमें तमाम जो हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा इसको खुशाइन करार दिया है कि मईशत का बैरोमीटर है स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज की ये परफॉर्मेंस में पूरी कौम को खराज तहसीन है। और ख़ासकर अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, तो उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस एक फिनोमिनल ग्रोथ की साइड जो है वो टच करते हुए दिखाई दे रही है। और हम कह सकते हैं सेक्टोरल जायजे की अगर बात करें, यानी कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के हवाले से, तो तमाम सेक्टर्स ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक तेज़ी देखी जा रही है। खासकर अगर ENP सेक्टर जो है वो लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर हम बात करें OGDCL एंड PPL की रेकॉर्डिंग में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ चुकी है, यानी कि उन्होंने बढ़ा दी है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त हम कह सकते हैं कि न्यूज़ का इम्पैक्ट भी है जो मार्केट के अंदर आया है। और साथ साथ ENP सेक्टर वैसे ही काफ़ी हद तक ऑपरेट करता हुआ मार्केट को दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पर जब न्यूज़ आती है तो उसके ज़्यादा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। स्टेट बैंक के हवाले से बात करें तो अदायगियों का नया जो निज़ाम है वो मुतारिफ कराया गया है। और साथ साथ प्रिज्म प्लस, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा जो है वो एक हम कह सकते हैं पेमेंट सिस्टम होगा। तो इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे क्या इसके अंदर चीज़ें होंगी। और साथ साथ हम बात करें कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के हवाले से, तो तकरीबन 2027 तक 3.2% के करीब होने का इम्कान है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है। तो ऑफकोर्स इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड करते हुए, करेंसी की रेटिंग को अपग्रेड करते हुए दिखाई दी। वहीं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि हमारे लिए एक नए माइलस्टोन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी खुल जाते हैं। हमारी जो एक सेविंग के हवाले से जो चीज़ें थी वो बेहतर हो जाती हैं। ये आज चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे प्रोग्राम के अंदर और पूरा एक प्रॉपर जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी के नंबर्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाते हुए, किस ट्रैक पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात भी करते हैं साथ साथ। और हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से अगर थोड़ा सा बात की जाए तो दो तरफा ताल्लुकात या फिर ट्रेड के हवाले से बात करें तो तकरीबन 16% जो है वो रिकॉर्ड की गई है। यानी कि पाकिस्तान एंड अमेरिका ट्रेड के हवाले से बात की जाए तो पहले ही हमारे बायलैटरल रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीजनल कनेक्टिविटी के साथ साथ हमने जो एक US के साथ टाई अप किया है, इसके वजह से भी एक मार्केट का और इन्वेस्टर्स का जो ग्लोबली कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान की मार्केट पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ साथ बात करें अगर हम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के हवाले से, तो यहाँ भी तकरीबन मिनरल्स एंड एनर्जी के जो सेक्टर हैं उनके जो शोबों में ताउन है उनके ऊपर इम्कानात पे गौर किया जा रहा है। तो रीजनल जो कोऑपरेशन है उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। साथ साथ ईरान के हवाले से बात करें तो राइस एंड मीट के हवाले से तकरीबन 60% तक जो है वो पाकिस्तान से जो है वो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो बाइंग करेंगे पाकिस्तान से। ये भी एक खुशाइन बात है। और लास्टली फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पायदार मुआशी तरक्की यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से जो है वो प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट जो सेक्टर है उसको एक अहम किरदार जो है वो करार दिया है। आज ये भी डिस्कस करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इकोनॉमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शरह नमू किसी भी मुल्क की मईशत में एक मुकर्ररा अरसे के दौरान पैदावार और आमदनी के इजाफे को कहते हैं, जो उमूमन GDP से नापी जाती है। ये मईशत की सेहत, रोजगार के मौके, सरमायाकारी के रुझान और अवामी फलाह बहबूद का अहम पैमाना है और पॉलिसी साजी में कलीदी किरदार अदा करती है। फिच रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान की हकीकी GDP की शरह नमू 2024 में 2.5% से बढ़कर 2027 तक 3.5% तक पहुँचने की तवक्को है। ये इजाफा निशानदही करता है कि मईशत महंगाई और माली दबाव के
बावजूद बहाली की राह पर गामजन है। माहिरीन के मुताबिक शरह नमू में बेहतरी बरह रास्त अवामी फलाह, रोजगार में इजाफे, सरमायाकारी के फरोग और बरामदात बढ़ाने का सबब बनती है। महंगाई में कमी, पॉलिसी रेट में नरमी और ज़र मुबादला मार्केट के इस्तेहकाम जैसे अवामिल शरह नमू को सहारा दे रहे हैं। फिच ने जोर दिया है कि बेहतर इक्तिसादी इस्लाहात, मुस्तहकम माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और पायदार पॉलिसियों के जरिए शरह नमू न सिर्फ मईशत को मुस्तहकम करेगी बल्कि बैंकारी और निजी शोबे की कारकर्दगी को भी तकवीत देगी। वतन अजीज के लिए ये मुस्बत रुझान माशी खुद कफालत और तवील मुद्दती इस्तेहकाम की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर कॉल। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली हबीब साहब। आप सीईओ हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम शाहिद साहब। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस के मार्केट के नंबर्स बहुत ज़बरदस्त एक फैंटास्टिक बूम के साथ अपर साइड पे देखे जा रहे हैं डेली बेसिस पे। और आज हम कह सकते हैं कि वीक का सेकेंड डे है, यानी कि एक एंथुसियाज्म स्टार्टिंग ऑफ द वीक देखा जा रहा है। क्या कहेंगे, ये जो मंथ स्टार्ट हुआ है कितना एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, कितनी मार्केट इसको पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाएगी? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। जी डेफिनेटली आपने जो सारी बातें करी उसमें जाहिर है हम लोग की जो प्रोग्रेस हो रही है ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट और डिप्लोमेटिकली भी हमारी जो प्रोग्रेस हो रही है, जो क्रेडिट रेटिंग भी हमारी मूडीज ने भी अपग्रेड कर दी, CAA1, फिच ने भी और S&P ने भी B- कर दी। माशाल्लाह से हमारी दोबारा से क्रेडिट रेटिंग जो है वो रिवाइव हो गई। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो $2.1 बिलियन का सरप्लस हो गया। 14 साल के बाद ये पहली मरतबा सरप्लस आया है और वो भी इतना शानदार माशाल्लाह से सरप्लस आया है। इंटरेस्ट रेट्स की आपने बात करी, वो अल्लाह का शुक्र है हम 20.5, 21, 22% पे थे और हम 11% पे आ गए हैं। इन्फ्लेशन हमारी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो ये सारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, हमारे रेमिटेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, तो ये सारी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है और ये कंसिस्टेंटली बढ़ रही है आगे। हमारे रिजर्व्स लेवल जो है वो $14.5 बिलियन पे आ गए हैं और हमने बड़े अच्छे तरीके से जो 2 साल पहले जो एक एनवायरनमेंट हो गया था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। हमारा प्राइस एंडिंग मल्टीपल जो है वो तकरीबन 2.5 टाइम्स हो गया था। आज नताशा यकीन करेंगे ये 8 टाइम्स हो गया है प्राइस एंडिंग मल्टीपल। तो मार्केट हमारी जो है वो पिछले 2 साल में 275% जो है वो तेज़ी हो गई है। फ्रॉम 40,000 42,000 से लेके आज जो है 1,50,000, जैसे आपने कहा 1,10,000 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और अब भी माशाल्लाह से ट्रेडिंग अच्छी खासी हो रही है, लोगों का कॉन्फिडेंस है, लोग बाइंग कर रहे हैं। आप क्या और देखते हैं मार्केट अब इस माइलस्टोन के बाद क्या सरप्राइज करेगी? क्योंकि 1 लाख पे जब मार्केट ने ट्रेड किया था और 1 लाख पे मार्केट ने माइलस्टोन अचीव किया था, तो हमने उस वक्त यही बात की थी कि अभी मार्केट में कितना पोटेंशियल मौजूद है। आपने प्राइस अर्निंग मल्टीपल की बात की है, तो हम 4 की PE से 8 पे आ चुके हैं। यू आर सेइंग दैट, तो स्टिल क्या हम रीजन में अभी भी लोअर साइड पे, यानी कि चीप मार्केट कहलाते हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है? क्या मार्केट को रेट करेंगे आप? ठीक है, अभी भी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आ रही है और हम जब भी कंपेयर करते हैं एसेट्स अंडर जो हमारे रडार पे होते हैं, जैसे हम दूसरे एसेट्स से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, फिक्स इनकम के क्या रेट हैं, रियल एस्टेट का पूरे साल में क्या रिटर्न रहेगा, अगर हम कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, डॉलराइजेशन, US डॉलर पैरिटी क्या रहेगी, तो ये सारी चीज़ों को हम मवाजना कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी एक्विटी की जो एसेट क्लास है वो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव एसेट क्लास है और ज़्यादा बेनिफिशियल है। डेफिनेटली उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं होगी जो पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस दी, लेकिन पिछले 2 साल की जो परफॉर्मेंस थी वो तो ये वजह थी ना कि हम लोगों का व्यू और कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं था सब लोगों का, जो कि आज हो गया है। कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रिजर्व लेवल इतना बढ़ जाएगा, कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट इतनी तेज़ी से नीचे आ जाएंगे और इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से सपोर्ट करेगी। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑयल की प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे आ जाएगी और कमोडिटी साइकिल में हमें एडवांटेज मिलेगा। तो जाहिर है अब हमें जो भी यहाँ पे फैसला करेगा इक्विटी में, वो ये अज्यूम करे कि यहाँ पे आपको साल के 20 से 25% का रिटर्न जो है वो साल का, वो अगर आप कंजर्वेटिवली अगर आप रखें तो आप काम कर सकते हैं। आपको ये अज्यूम करना चाहिए कि पूरे साल में मुझे रिटर्न जो है वो बिटवीन 20 to 25
मिलना चाहिए। राइट। अगर उससे बहुत ज्यादा अगर वो शाहिद एक्सपेक्टेशन साहब, कर रहे हैं। शाहिद साहब अगर हम सेविंग की बात करें तो बर्ड्स में सेविंग करना एक, आप समझते हैं कि यही सबसे ज़्यादा एक आइडिया अच्छा होगा, अदर देन अगर गोल्ड एंड रियल एस्टेट को देखते हैं तो यहाँ की मार्केट्स जो है वो आपको लगता है थोड़ी फ्रेजाइल हो सकती हैं, या फिर इसमें इतने रिटर्न्स नहीं हो सकते जितना कि हम इंडेक्स से ले सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में भी थोड़ी तेजी आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट ने इतनी परफॉर्मेंस नहीं करी, बिकॉज बहुत राइट। सारा फंड जो है वो डाइवर्ट होगा हमारा। बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से जब बात होती है तो वो ये कहते हैं, जो हर जगह बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं, वो ये कहते हैं कि रियल एस्टेट की प्राइसेस जो हैं वो 40%, 50% या 25-30% बढ़ी है पिछले 1.5-2 साल में। कहीं कहीं ज़्यादा बढ़ी है, कहीं कहीं कम बढ़ी है, लेकिन हमारी मार्केट तो पिछले 2 साल में 275% बढ़ गई है। तो ये वहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन होगा, लोग जो हैं वो रियल एस्टेट में भी डालेंगे और लोग इक्विटीज में भी आएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल जो फंड्स होते हैं ना, उनके सामने कंपैरेटिव एनालिसिस तो सिर्फ फिक्स इनकम का होता है। वो या तो फिक्स इनकम में रखते हैं, या फिर वो अगर जिनके पास फंड है, गोल्ड का फंड है या कुछ इस तरीके के फंड है, वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग बिटवीन फिक्स इनकम और इक्विटीज को कंपैरिजन कर रहे थे। और फिक्स इनकम का रेट तो बिल्कुल ही गिवन है कि वो 10 से 12% का फिक्स इनकम का रेट रहेगा। आगे जाके इंटरेस्ट रेट और भी कम हो सकते हैं, बिकॉज ऑयल की प्राइस नीचे जाने की लगती है। तो मुझे लगता है कि 9 से 11% या 9 से 10% का साल का एनुअलाइज रिटर्न फिक्स इनकम में रहेगा। तो उसके मुकाबले में अगर 20% का रिटर्न पूरे साल का रहे तो मेरे ख्याल से इक्विटी इज अ प्रीफर्ड एसेट क्लास। लेकिन अगर रियल एस्टेट से एक कंपैरिजन करते हैं तो सिचुएशन है मुझे, इक्विटीज के हवाले से। शाहिद अली हबीब साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं पूछना चाहती हूँ कि जो ये इन्वेस्टमेंट हो रही है रेकोडिक के अंदर, खासकर ओजीडीसीएल एंड पीपीएल ने इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा दी है, इसके हवाले से बताइएगा कि क्या अभी जो है वो मार्केट में होने वाला है, ईएनपी सेक्टर क्या लीड करने वाला है ज़्यादा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो एक पेनिट्रेशन देखी जा रही है वो ईएनपी सेक्टर को देखते हुए देखी जा रही है। जी, ईएनपी का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि कुछ पार्टली सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन हुआ है, और उसमें उसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली एक जो कॉन्फिडेंस है कि उनका जो रिसीवेबल के जो इश्यूज थे वो अच्छे खासे हल हुए हैं। गैस साइड पे भी होने हैं हल, लेकिन जो है वो ऑयल की साइड पे हो गए हैं उनके हल। और इसके अलावा जो रिकोटिक वाली बात आपने करी, उसमें ओजीडीसी ने भी इन्वेस्टमेंट करी है, पीपीएल ने भी इन्वेस्टमेंट करी है, और जो है वो कुछ और कंपनीज ने भी, लिस्टेड कंपनीज ने भी करी हैं। लेकिन ज़्यादा एक्सपोजर डेफिनेटली ओजीडीसी और पीपीएल का है। और वो जाहिर है रिकोडिक की जो 3-4 साल लगेंगे अभी वहाँ पे माइनिंग के बाद जो रिजल्ट आने में, ये लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू होता है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और आगे जाके ये एसेट बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग एसेट हैं, और ये एसेट जो है वो अल्टीमेटली रिटर्न देंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली रिकोडिक की इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली इनको रिटर्न ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। और इसकी बेसिस पे ईएनपी में और ईएनपी सेक्टर जो है हमारा, उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है हमारे इंडेक्स में, 11 से 13% का वेटेज है, और उसकी वजह से जो है वो हमेशा लाइमलाइट में रहता है। बैंकिंग सेक्टर का भी अच्छा वेटेज है, लेकिन ईएनपी का भी बहुत ही अच्छा वेटेज है। तो कहने का मतलब ये है कि वो डेफिनेटली उसकी वजह से ईएनपी, पीपीएल, ओजीडीसी, ये सब लाइमलाइट में रहेंगे, और इसमें डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट रहेगा। और बाकी भी दूसरे सेक्टर्स जहाँ पे एलएसएम ग्रोथ हो सकती है, बिकॉज एलएसएम ग्रोथ हमारी नेगेटिव थी पिछले साल, ये अभी हमें पॉजिटिव लग रही है, तो उसमें भी तेजी आना शुरू हो सकती है। जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी आना शुरू होगी, और ये विटनेस किया जा रहा है कि उसमें अच्छी खासी बाइंग होना शुरू हो रही है। अच्छा शाहिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि खासकर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या लोकल इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज मार्केट ने 150 के अचीव किया है? मैं इन्वेस्टर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मार्केट ने परफॉर्म ज़रूर अच्छा किया है, लेकिन मार्केट में पोटेंशियल अभी भी है। मार्केट विल डेफिनेटली सी सम कंसोलिडेशन ऑन दीज लेवल्स, लेकिन आगे जाके कंपनी के फंडामेंटल्स की बेसिस पे और कंपनी के नंबर्स की बेसिस पे मार्केट जो है वो परफॉर्म करेगी। और मार्केट में जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो पास में हुआ करती थी वो ख़त्म हो गई है। तो वो अनसर्टेनिटी की ख़त्म होने की वजह से
इंडेक्स लेवल जो है वो री-रेट हुआ है, और इस री-रेटिंग की वजह से ये ना समझें कि हम अगर अभी एंटर होंगे तो हमें वो डेफिनेटली हम रिटर्न नहीं अर्न कर सकेंगे। मेरे ख्याल से हर महीने अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करें, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट करें, और इसका लॉन्गर टर्म व्यू अगर बनाएं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा 20 से 25% का रिटर्न मुझे लगता है साल का होना चाहिए। शाहिद साहब, थोड़ा थोड़ा कितना थोड़ा? आपने कहा थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करती जाएं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आपकी जितना भी आपको आपके पास सेविंग है, और जिसमें अगर आप 60-70% अगर इक्विटी में करें, 30 से 40% अगर फिक्स इनकम में रखें, और वो 60 to 70% को आप डिस्ट्रीब्यूटेड रखें अगले 1-2 महीने में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपको अगर मार्केट में थोड़ी सी कंसोलिडेशन होती है या थोड़ी करेक्शन होती है, तो वहाँ का भी आपको प्राइसिंग मिल जाएगी, और मार्केट के इस लेवल की भी प्राइस, क्योंकि किसी भी वक्त आपको एक टाइम पे पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए ओवर कपल ऑफ मंथ्स एंड कपल ऑफ वीक्स, ताकि आपको लॉन्गर टर्म आपका रिटर्न जो है वो एक अच्छा रिटर्न नजर आए। ठीक है ना? तो वो आप इक्विटीज में जब इन्वेस्ट करें, गुड एडवाइस फ्रॉम द 2 कैपिटल साल के मार्केट लिए एक्सपर्ट। दो राइट, शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। वेल, थैंक यू सो मच। आपने प्रोग्राम में एक अपनी एडवाइस के तौर पे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बताई। जब इतनी सारी बात हो रही है 100 इंडेक्स के हवाले से, तो आज के रेट्स देखते चलते हैं, अपडेट्स क्या हैं हमारे पास। 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,48,196.42 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई एक ज़बरदस्त मोमेंटम और ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल के साथ 150,323.38। लोअर वाज सेम एज द ओपनिंग, मोर और लेस 148,293.94, एंड फाइनली क्लोजर 1,49,770.74 का, यानी कि 1,574.32 का इजाफा आज की मार्केट में इन अ सिंगल डे देखा गया। थोड़ा सा हम कह सकते हैं 150 के से हम जो है वो थोड़ा सा पॉइंट्स लूज करके जो है वो क्लोजर पे आए, तो इट मींस कि यहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है। आज नहीं तो कल हम क्लोजर के टाइम पे भी 150 देख लेंगे, और यकीनन ये कल या परसों या इसी वीक के अंदर हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि आने वाले दिन जो है वो बेहतर होंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद बरलास साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। खुर्शीद साहब, सबसे पहले ये बताइए, एक बेहतरीन इकोनॉमिक हम कह सकते हैं कि कंडीशन या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं मुल्क के अंदर। हम बात करें अगर स्टॉक एक्सचेंज की, या बात करें इनिशिएटिव्स की गवर्नमेंट की, या हम बात करें रीजनल अपॉर्चुनिटीज़ की, सब कुछ है इन द बास्केट। क्या समझ रहे हैं अभी जो हालात हैं, और ख़ासकर जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ट्रांसपेरेंसी, कैशलेस इकोनॉमी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, या फिर न्यू पेमेंट सिस्टम्स का लॉन्च होना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज ही प्रिज्म प्लस मुतारिफ कराया है। क्या समझते हैं कितना ज़्यादा ये टाइमली इनिशिएटिव्स हेल्पफुल हैं हमारी जो बास्केट के अंदर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच नताशा, मुझे इनवाइट करने का। देखें, सबसे जो बड़ी बात ये है कि एनवायरनमेंट बड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो गया है, एक फील चेंज हो गई है अंडर दिस ऑल सर्कमस्टांसेस। जब भी बिजनेस कम्युनिटी में कहीं भी चैम्बर्स में, फेडरेशन में जब बैठते हैं, तो एक अच्छी वेव्स आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक देखा ये जा रहा है कि अभी नीचे तक उसके रिस्पांस पहुंचने में टाइम लगेगा, ग्रास रूट पे अभी पहुंच नहीं पा रहा। जैसे ही जब वहाँ पहुंचना शुरू हो गया, तो ये दोबारा से टिकल डाउन ऊपर तक जाएगा, फिर आपको इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली इट टेक्स टाइम। ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि आज मैंने किसी चीज़ को अनाउंस कर दिया है तो कल मुझे बड़ा एक पॉजिटिव बिहेवियर शुरू हो जाए बिजनेसमैन का। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बिजनेसमैन डरा हुआ है। वेरी ऑनेस्टली अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट को उस तरह नहीं निकाल रहा जिस तरह निकालना चाहिए था। ज़ाहिर है पिछले चंद सालों से इतना कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है, तो चंद दिनों में इसको रिकैप करना आसान नहीं है। तो जैसे ही इसके असरात आने शुरू हो जाएंगे, जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं ना, वेरी पॉजिटिव इसका रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। लोग अपने दूसरी जगह से हट के यहाँ
अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें स्टॉक एक्सचेंज के अलावा भी अपॉर्चुनिटीज़ पे डिस्कस करना चाहिए। कहाँ हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ख़ास तौर पे मेरा टारगेट ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब तक हमारी नहीं आएगी हम उस तरीके से आगे मूव नहीं कर पाएंगे। लोकल करेंसी में एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं, लाइबिलिटीज़ हमारे पास ज़्यादा होती हैं, डेफिनेटली हमें जो पे बैक करना होता है लोन की शक्ल में या अपने जो इंपोर्ट बिल्स होते हैं वो डॉलर में पे करने होता है। तो मेरा ख्याल है कि अब नेक्स्ट स्टेप जो गवर्नमेंट के साथ जो प्लानिंग में है वो यही है कि जी इंशाल्लाह ताला फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। अच्छा प्रहलाद साहब, हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन को सबसे ज़्यादा एक अहम जुज़ करार दिया जा रहा है। ख़ासकर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है कि जितना हो सकेगा कि अगर आपको सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वही नीड ऑफ द आवर हैं। तो कितना इम्पॉर्टेंट है, और अब जो प्राइवेटाइजेशन का एक मरहला स्टार्ट हो चुका है गवर्नमेंट की जानिब से कि 24 SOEs इसी साल प्राइवेटाइज करने हैं, आप क्या समझते हैं कितना कामयाबी होगी इसमें? एक तो ऑफ कोर्स कोशिशें तो हैं, लेकिन होना ना होना भी, क्योंकि PIA भी हम कब से देख रहे हैं कि प्राइवेटाइज होने के जो मराहिल है उनसे गुजर रहे हैं, लेकिन एक SOEs को प्राइवेटाइज करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर्डल्स होती हैं, ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करना होता है, फिर उसके बाद जाके प्राइवेटाइज होते हैं। अच्छा, जितना हमारे यहाँ एक पॉजिटिव वेव या डिस्कशन चल रही होती है उसी तरह एक इसके पैरेलल नेगेटिविटी भी चल रही होती है। जब भी हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव एलिमेंट ये अपना एक तासुर डालने की कोशिश करता है कि इसमें कुछ सियासी ज़रूरत होगी, अपने लोगों को बांटा जाएगा, ये चीज़ें जो हैं, इसीलिए शायद अभी तक हमारा कुछ सक्सेसफुल वेंचर नहीं हो सका। तो इसको लंबी चौड़ी लिस्ट देने के बजाय जो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं पहले उनसे स्टार्ट लिया जाए। लोग जब उसका आउटकम देखेंगे तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के करने वाले नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया, एक सक्सेसफुली उसको चलाया, लेकिन वो सक्सेसफुली चल नहीं सके। जब चल नहीं सके तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई, और हमारा गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द बजट वो उन सिक इंडस्ट्रीज़ को चलाने में वो बजट कंज्यूम होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि इसको प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के चलाया जाए, या इसको टोटली मेजर शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिए जाए, ताकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम से कम हो। और मतलब ये बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया, ये इनिशिएटिव्स लिए गए जो डायरेक्टली हैं। अच्छा, अगर हम GDP ग्रोथ के हवाले से बात करें तो हमारी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज तमाम इकोनॉमिक कंडीशन को, करेंसी को ऑलरेडी बकअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हमारे पास जो फिच एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, उन्होंने कहा है कि 2027 तक 3.2% GDP ग्रोथ दिखाई देगी। ख़ासकर कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये, अगर हम थोड़ा सा ग्रोथ को देखें, हमारी जो कंडीशन को देखें, हमारे जो एफर्ट्स को देखें, उसके बाद देखिए नताशा, ये कंप्लीट एक पैकेज होता है, और ख़ास तौर पे जब इंटरनेशनल एजेंसीज पाकिस्तान को रेटिंग करती हैं ना, उसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट होता है। वो शायद हमारी एजेंसीज़ का इम्पैक्ट वो बिल्डअप नहीं होता जो कि फ़ॉरेन रेटिंग एजेंसीज़ जो अपना एक तासुर देती हैं पाकिस्तान के बारे में, तो वो सुनी जाती है बात, और जब सुनी जाती है तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। तो मैं समझता हूँ कि इस रेटिंग का इम्पैक्ट आएगा, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ यकीनन कोट करना चाहूँगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान और US के जो मरासिम हमारे हैं, ये बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि इस वक्त ये तारीख का सबसे अच्छा वक्त है इकोनॉमी के हवाले से और बायलैटरल रिलेशन के हवाले से। और अगर हमने इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो मैं समझता हूँ कि शायद ये वक्त आइंदा हमें ये मौका उठाएंगे। ऑफ कोर्स नहीं, देखिए हमें फिर वही बात है कि इससे पहले के प्रोग्राम में भी मैंने यही बात की थी कि हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए। जब तक हम प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे तो वो इम्पैक्ट या वो वॉल्यूम हम टच नहीं कर पाते, क्योंकि US पाकिस्तान इज़ अ लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर्स, उसमें बहुत गुंजाइश बहुत है भी है, और मज़ीद इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। और इस बार जो ख़ास तौर पे जो देखा जा रहा है वो बायलैटरल की तरफ है, वो हमारी तरफ भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट इन्हांसमेंट की तरफ भी जा रही है। तो हमें तो मैं समझता हूँ कि इस गैप को कम्प्लीटली फिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि और ममालिक को थोड़ा सा उन्होंने साइड ट्रैक करके
तो पाकिस्तान को बड़ी प्रायोरिटी दी है। तो ट्रेड के अंदर ऑलरेडी 16% का इजाफा जी, रिकॉर्ड किया 16% का हुआ है, बिल्कुल तो हुआ है। क्या अभी ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है, जस्ट वी हैव टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग इन अ पॉजिटिव वे? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें और हैं। देखें, एक जो अभी फिगर हमारी 16% की आ रही है, ये हमारी एक इंडस्ट्री की कैपेसिटी है, लेकिन क्या हमारे पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी मौजूद है कि क्या हम इसके बाद की फिगर्स को भी एंटरटेन कर सकेंगे? क्या हमारी प्रोडक्शंस में, रॉ मटेरियल में, इंपोर्ट में, ये मशीनरी में, टेक्निकल स्किल लेबर्स में, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं? इमीडिएटली इंडस्ट्री को इंटैक्ट नहीं किया जा सकता, वो उनकी ग्रोथ स्लोली होती है, बड़े रिसर्च के बाद चीज़ें चलती हैं। तो एक्सपोर्ट के अंदर, इकॉनमी के अंदर इमीडिएट रिजल्ट मैं नहीं समझता कि शायद वो अगर होगा तो मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश इसलिए नहीं हूँ। ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएंगे, लेकिन एक इम्पैक्ट टाइमली आएंगे। और उसके timely अलावा अगर हम एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें तो ये एक आई थिंक अभी आना है इम्पैक्ट, ये अभी आया नहीं है, इसके बावजूद हमारी इतनी ग्रोथ है। तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिनों में ये चीजें लेकिन आएं। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है ना पॉजिटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले जब हम बैठते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिविटी पे शायद बात ज़्यादा होती थी, तो अब कम से कम हर शख्स ये ज़रूर कहता है कि यार अब उम्मीद ज़्यादा हो गई है। और फिर कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं थोड़ा सा इसी के ऊपर ऐड ऑन करना चाहूँगी। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, यहाँ भी एक टाइज जो है हमारे थोड़े से एक हम कह सकते हैं मेंड हो रहे हैं, खासकर एनर्जी के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बांग्लादेश इज़ वेरी कीन कि यहाँ पे हमें कॉपरेशन के लिए जो है वो चीज़ों पे गौर हो रहा है। क्या लगता है आपको, कितनी इमर्जिंग मार्केट बन के सामने आ सकती हैं दोनों मुल्क का अगर कॉपरेशन देखा जाए तो? मैं इस पे घंटों बात कर सकता हूँ पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर। मैं सिंस लास्ट 20 इयर्स मेरा बांग्लादेश के साथ ताल्लुक़ रहा है, अभी भी मैं जा रहा हूँ, और तकरीबन 250 मेंबर्स डेलीगेशन है मेरे साथ। इस साल में गवर्नमेंट के, चैम्बर्स के, फेडरेशंस के मोर देन 20 डेलीगेशंस गए हैं बांग्लादेश के अंदर। तो देखें, बिजनेसमैन जो होता है वो बग़ैर रिसर्च के कहीं भी नहीं जाता, वो उसको पता होता है राइट कि मेरी प्रोडक्शन की, मेरी इंडस्ट्री की, मेरे सेक्टर की वहाँ गुंजाइश मौजूद है। और ख़ास तौर पे बांग्लादेश को बिजनेस ही चाहिए, बिजनेस ही चाहिए, मिलेगा वो वहाँ डेफिनेटली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और पाकिस्तान पहले नंबर 1, वी हैव टू बिल्ड अप। पाकिस्तान को एक ब्रांड बनने की ज़रूरत है। जब पाकिस्तान एक ब्रांड बन जाएगा ना, तो उसके बाद हमारे रीजनल ब्रांड्स, प्रोडक्ट के ब्रांड, सेक्टर्स के ब्रांड उसको फॉलो करेंगे। पहले हमें ये साबित करना है कि पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ क्वालिटी प्रोड्यूसर। मुझे अगर कोई कहता है कि इट्स मेड इन जर्मनी, तो मैंने दूसरी बात नहीं करनी, क्योंकि जर्मनी इटसेल्फ इज अ ब्रांड, जापान इज इटसेल्फ इज अ ब्रांड। हमें पाकिस्तान को उस लेवल पे लेके जाना है कि जब पाकिस्तान है ऐसा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से मेरा काम ही यही है, तो पाकिस्तान इज़ अ ब्रांड। लेकिन वी आर लिटिल शाय इन द मार्केटिंग, हमें शायद मार्केटिंग नहीं आती, हमें बेचना नहीं आता। जो हो रहा है, आई थिंक अगर यही स्पीड रही तो तमाम चीज़ें जो एक स्टेन्स लग चुके हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे। सेटिस्फैक्टरी स्पीड नहीं है, वी हैव टू लिटिल इंक्रीज दिस स्पीड। अभी हम अच्छी बातें करेंगे, नहीं, देखें, हमें दोनों बातें रखनी है, सच्चाई के साथ भी। अगर आप इंटरनेशनल स्केल की स्पीड से मैच नहीं करेंगे, थर्ड कंट्री विल कवर दिस हाउ कैन यू से दैट? आज तो हमारी मार्केट सबसे अच्छी, बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट, एक इमर्जिंग मार्केट है, और आज तो इतना अच्छा दिन है, तो हम इस चीज़ को तो नहीं मान सकते। मैं बिल्कुल आपकी बात को डिनाई करूंगी। ईरान के हवाले से पूछना चाहूँगी, ऑफ कोर्स चावल और ख़ासकर मीट के हवाले से, यानी कि गोश्त और चावल के हवाले से तकरीबन 60% बाइंग वो हमसे करने जा रहे हैं, और इस चीज़ पर उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। रीजन में कितना ज़्यादा हमारा कॉपरेशन बढ़ रहा है? क्योंकि मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाक ईरान चैम्बर का रहा हूँ, मैं बड़ा क्लोजली ईरान को वॉच करता रहा हूँ। 3 से 4 बार मैं डेलीगेशंस लेके गया हूँ। नो डाउट देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर द राइस एज वेल, मीट एज वेल, बट देयर इज़ स्टिल इज़ अ प्रॉब्लम। अभी उनके प्रेसिडेंट आए भी हुए थे, इत्तेफाक से मुझे मिलने की उनको मौका भी मिला, और बड़ा अच्छा उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंट उन्होंने आके बिहेव किया। और इसकी बड़ी कमी महसूस की जा रही थी कि हम लोग अभी तक अपने रीजनल ट्रेड के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। हम लोग
5-5 हज़ार 10,000। 60% पे अब उन्होंने कहा है कि करेंगे। अच्छा, दूसरा देर इज़ अ वन मोर जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि अभी तक उनको फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज़ हैं, अभी वो एलसी नहीं खोल सकते, थर्ड कंट्री ट्रेड्स होती हैं, तो हम बार्टर पे क्या करेंगे, वो हमें क्या देंगे, हम उनको क्या देंगे। इसके अंदर कोई और ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं। अब ये जिस पेस से चल रहा है ये इसी पेस से थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, अदरवाइज जब तक इनको फ्री हैंड या इनके फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाएगा। अभी हम वेट कर लेते हैं ना कि क्लैरिटी क्या आती है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या आते हैं, उसके बाद हमें ज़्यादा एक अच्छी क्लियर पिक्चर दिखेगी और फिर पता चलेगा। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट रीजनल कोऑपरेशन, जो कि हमारी पूरे रीजन के अंदर देखा जा रहा है, खासकर रीजनल ट्रेड जो मिस कर रहे थे हम, अब वो स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके बाद यकीनन एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएंगे। कमोडिटीज़ हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,55,800 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,05,050 रुपीज़। ये लोकल मार्केट के रेट्स हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $3,343.38, ऑयल WTI पर बैरल $62.62, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $65.85। ऑयल प्राइसेस आप देख सकते हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है और थोड़ा सा मोर और लेस कल के जैसे ही देखे गए रेट्स, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ऑयल प्राइसेस में कमी देखी जा रही है। करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज के मार्केट के। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 329.1, सेलिंग वाज 329.68। यूके पाउंड बाइंग रही 381.09, सेलिंग वाज 381.76। यूएस डॉलर बाइंग रही 282 एंड सेलिंग वाज 282.5 रुपीज़। चाइनीज yuan बाइंग रही 39.67, सेलिंग वाज 39.74 रुपीज़। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 75.24 रुपीज़, सेलिंग वाज 75.37। यूएई दिरहम बाइंग एट 77.4, सेलिंग वाज 77.54। कतरी रियाल बाइंग रही 77.84, सेलिंग वाज 77.98। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 923.52, सेलिंग वाज 925.15। ये थे करेंसी अपडेट्स। हम देख सकते हैं कि आज थोड़ी सी रुपी में डिप्रिसिएशन देखी गई है एंड डॉलर जो है हल्का सा अप्रिशिएट हुआ है कुछ पैसा, जिसमें 282 जो है वो बाइंग देखी गई है। इट मींस कि यहाँ पे कल 281 पे बाइंग थी। थोड़ा सा फर्क डेली बेसिस पे चलता है, लेकिन एक अच्छी स्टेगनेंट पोजीशन डॉलर की देखी जा रही है इन दी मीन्स ऑफ करेंसी अगर अब बात करें। वेल, इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।